हेलो। हाँ प्यारे बच्चों, चलिए आज हम आप लोगों को बीए पार्ट 1 भाग 1 के पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दे देते हैं। सैन्य विज्ञान में आपको फर्स्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि फर्स्ट पेपर में जो आपका पेपर है, ठीक है, उसका नाम क्या है। तो आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो विषय है, आपका जो पेपर है वो है भारतीय युद्ध कला या भारतीय सैन्य इतिहास, ठीक है। इसमें चूंकि भारत की युद्ध कला आपको पढ़ना है, वो भी प्राचीन काल से लेकर 1947 यानी आज़ादी के पहले तक। भारत की आज़ादी कब हुई थी सब लोग जानते हैं, 1947, 15 अगस्त 1947 में, 47 में। तो इसमें आपको जो पढ़ना है भारतीय युद्ध कला पढ़ना है या भारतीय सैन्य इतिहास के नाम से आपका पेपर है। प्राचीन काल से लेकर आज़ादी के पहले तक की युद्ध कला आपको बीए पार्ट 1 में पढ़ना है। इसके बाद आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जो है भारत ने कौन कौन से युद्ध लड़े उसके बारे में आपको पढ़ना होगा सेकेंड ईयर में, ठीक है। द्वितीय बीए भाग 2 में पढ़ना होगा, ठीक है बच्चों। आपका ये पाठ्यक्रम जो है 4 यूनिटों में विभाजित है, जिसमें प्रथम यूनिट है प्राचीन भारत। अब इसमें प्राचीन भारत में हमको क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए, इसमें जो यूनिट प्रथम है ये है प्राचीन भारत। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है प्राचीन भारत में पहला नंबर है वैदिक और महाकाव्य काल की सैन्य व्यवस्था। वैदिक काल का मतलब होता है वेद। हमारे भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, सबसे प्राचीन ग्रंथ वो हैं वेद, जिन्हें महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा है, ठीक है। तो हमारे वेदों में हमारी सेनाएं किस प्रकार वर्णित हैं, यानी वेदों में सेनाओं का वर्णन हमें किस प्रकार मिलता है, क्योंकि वेद के काल तक तो हम लोग जीवित थे ही नहीं। अरे वो हम लोग तो थे ही नहीं, जीवित की बात छोड़िए, हम लोग थे ही नहीं। तो वेद यानी प्राचीन काल की जो सेनाएं हमारी होती थीं, उनका हमें जो है सबसे प्राचीन काल की सेनाएं जो होती हैं सबसे पहले वेदों में मिलती हैं, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ हमारे वेद हैं। वो भी सबसे प्राचीन वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नया वेद, लेटेस्ट वेद है अथर्ववेद, ठीक है बच्चों। तो वेदों में हमारा किस प्रकार सेनाएं थी। उसके बाद आ जाता है महाकाव्य काल। महाकाव्य आप लोग सब लोग जानते हैं, महाकाव्य हमारे 2 हैं, रामायण और महाभारत, ठीक है। रामायण में राम रावण का युद्ध, महाभारत में कौरव पांडवों का युद्ध, ठीक है। तो महाकाव्य काल में आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, महाभारत भी देखा होगा। अगर बच्चों आप लोगों ने नहीं देखा है तो रामायण भी आप लोग देख लीजिएगा, महाभारत भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि धार्मिक नाटक हैं, कोई बुरी बात नहीं है। तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारा ज्ञान आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें महाकाव्य काल की सैन्य व्यवस्था और वैदिक काल की सैन्य व्यवस्था हमको पढ़ना है, क्योंकि सबसे प्राचीन हमारे वेद हैं, उसके बाद के महाकाव्य हैं। महाकाव्य का मतलब रामायण और महाभारत। उसके बाद दूसरे में हमको पढ़ना है उसी प्रथम यूनिट में सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख भाग। ये देखना है कि हमको उस समय सेनाएं किस प्रकार होती थी, कितने प्रकार की होती थी। जैसे रथ, हाथी, घोड़े, पैदल। रथ सेना, हाथियों की सेना, घोड़सवार, पैदल सेना। इसके अतिरिक्त भी और कौन कौन सी सेनाओं के अंग होते थे, जैसे चिकित्सा व्यवस्था हो गई, भाई डॉक्टर होते थे जो सैनिक घायल हो जाते थे उनकी दवा करते थे, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमको ये चीज़ पढ़ना है सशस्त्र सेनाओं को कितने भाग होते थे, ठीक, वैदिक काल में यानी प्राचीन भारत में। अगला हम लोग पढ़ेंगे कौटिल्य का युद्ध दर्शन। कौटिल्य यानी चाणक्य जिसे हम लोग जानते हैं, चाणक्य या विष्णुगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, या एक प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य वही चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त या वात्स्यायन, इनका कई नाम हैं इनके। तो उसमें हम पढ़ेंगे कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कौटिल्य ने किस प्रकार मौर्य साम्राज्य में संगठन का वर्णन किया है सैनिकों का, हम उसको
पढ़ेंगे। इसमें जो है सबसे विस्तृत चैप्टर है, क्योंकि चाणक्य ने जो आज के प्राचीन काल में यानी आज से लगभग 300 ईसा पूर्व इन्होंने जो कुछ भी लिखा था, 325 ईसा पूर्व, 27-28 ईसा पूर्व इन्होंने जो कुछ भी लिखा था, आज के परिप्रेक्ष्य में भी उनकी सारी बातें एकदम बिल्कुल रियल साबित हो रही हैं। ठीक है बच्चों, तो कौटिल्य का युद्ध दर्शन, संगठन एवं युद्ध कला इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है यूनिट द्वितीय। यूनिट द्वितीय प्राचीन भारत के अंत में, यानी प्राचीन भारत, इसको अगर आप लोग देखेंगे तो प्राचीन भारत जो है आपका कौन सा काल माना जाता है, जब भारत में हिंदुओं का राज्य रहा। अब प्राचीन भारत के अंत में यहाँ देखा जाए तो कुछ मुस्लिम आक्रमण भी प्रारंभ हो गए थे, मुस्लिम आक्रमण भी प्रारंभ हो गए, और मध्यकालीन भारत में जब मुस्लिम जो है दिल्ली पर राज्य करना प्रारंभ कर दिए, यानी तो उसे हम लोग मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं। यानी हिंदुओं का राज्य प्राचीन भारत, मुस्लिम शासकों का राज्य मध्यकालीन भारत, और अंग्रेज़ों का राज्य जो है आधुनिक भारत। चलिए बच्चों, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले यूनिट द्वितीय में जो प्रथम चैप्टर है वो है रथ सेना का पतन और घुड़सवार सेना का उत्थान। बच्चों आप लोग महाभारत में पढ़े होंगे कि सारा कार्य नियम से होता था, मैदान में होता था युद्ध, और एक दूसरे को बुलाकर लड़ते थे। लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया, जैसे जैसे विदेशी आक्रमण प्रारंभ होने लगे, उनके लिए जो है जो महत्वपूर्ण होता था वो था विजय। किसी प्रकार आक्रमण करें उनके लिए विजय, छल बल कपट धोखाधड़ी, धर्म युद्ध लगभग समाप्त हो गया था। तो उसमें जो है धीरे धीरे रथ सेना का पतन हो गया, क्योंकि रथ को चलने के लिए रोड चाहिए, चौड़ी रोड होनी चाहिए, और युद्ध की स्थिति ये थी कि कहीं खेतों में भी हो सकता है, पहाड़ियों पर भी हो सकता है, उबड़ खाबड़ भूमि पर भी हो सकता है, ठीक है, कीचड़ में भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में रथ सफल नहीं थे। जैसा कि जो है झेलम के संग्राम में सिकंदर ने राजा पोरस को हराया था, तो उसके रथ जो है नहीं चल पाए थे। तो यही धीरे धीरे परिणाम यही हुआ, जब विदेशी आक्रांता युद्ध करने लगे, उनके लिए विजय महत्वपूर्ण थी, तो धीरे धीरे जो है रथ सेना का पतन हो गया। और घुड़सवार सेना जो थे, घोड़े जो थे, अरे भाई घोड़े तो हर स्थान पे जा सकते हैं, इसीलिए जो है घुड़सवारों का उत्थान प्रारंभ। भाई पहाड़ियों पर भी चढ़ सकते हैं घोड़े, कीचड़ में भी दौड़ सकते हैं, और पगडंडियों पर भी चल सकते हैं, रोड की कोई ज़रूरत नहीं है, खेतों में भी आप दौड़ा दीजिए, पानी में भी आप जो है बैठ के पार हो जाइए घोड़ों पर। तो कहने का मतलब इसीलिए घुड़सवार सेना का उत्थान प्रारंभ हो गया। और इसके मुकाबले रथों के मुकाबले घोड़ों की गति ज़्यादा होती थी, क्योंकि रथ पर जो है 2 घोड़े जुते होते थे, पीछे रथ होता था, उस पर 4-6 योद्धा भी बैठे होते थे। तो उसी स्थिति में खाली घुड़सवार की गति जो है उनके मुकाबले ज़्यादा होती थी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला चैप्टर इसी में है राजपूत सैन्य प्रणाली। इसमें हम लोग राजपूतों की सैन्य प्रणाली पढ़ेंगे। राजपूत राजा जो कि एक समय जैसे राजपूतों की सैन्य प्रणाली, राजपूतों की कैसी युद्ध कला थी, जो कि एक प्रकार से राजपूत वीरता स्वाभिमान और जो है स्वाभिमान वीरता और जो है एक प्रकार से क्षत्रित्व की मिसाल देते हैं राजपूतों के लिए, जो कि मरना भी इनके लिए एक खेल ही था। आन बान फान के लिए मर जाना इनके लिए गर्व की बात थी। इतिहास में धर्म युद्ध ही वे लोग लड़ते थे, अधर्म का कभी सहारा नहीं लेते थे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध वही 1192, तराइन का 2 युद्ध हुआ है, आप लोगों को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा तो समझ लीजिए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में एक युद्ध हुआ था 1191 में, और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, और मोहम्मद गोरी ने लायन एंड फॉक्स थ्योरी अपनाते हुए जब देखा कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है, तो सीधे पृथ्वीराज चौहान के पैरों पर लेट गया और क्षमा याचना करने लगा, और राजपूतों की दयालुता का लाभ उठाया और जो है जीवित बच गया। ठीक है बच्चों, और बाद में जब 1192 में उसने पृथ्वीराज को पराजित किया, तो फिर उन्होंने जो है किसी भी एहसान का उसने ध्यान नहीं रखा, और अंत में पृथ्वीराज चौहान को मरना पड़ा। अब पृथ्वीराज चौहान चूँकि उसके पैरों पे लेटे ही नहीं,
चलिए अब यूनिट तृतीय आ जाती है बच्चों, ये मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत बस वही तुर्कों का आक्रमण होना जब प्रारंभ हो गया, तो इसमें आपको पढ़ना है तुर्कों का आक्रमण। जैसे प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद सोमनाथ का संग्राम, दफ़ो 25 से दफ़ो 26, ये शायद बच्चों दिख नहीं रहा है, दफ़ो 25 से दफ़ो 26 होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, दफ़ो 25 से दफ़ो 26 ईस्वी। तो सोमनाथ पर अगर आप लोगों को पढ़ा होगा कि जो महमूद गजनवी ने जो भारत को लूटने के इरादे से 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें 16वां आक्रमण जो था वो था सोमनाथ, क्योंकि उसको मालूम था कि भारत की मंदिरों में जो है अपार धन संपदा मौजूद है, तो इसलिए वो ज़्यादातर मंदिरों पर ही वो आक्रमण करता रहा है। सोमनाथ क्या है? ये शंकर भगवान की मंदिर है जो गुजरात राज्य में है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमको ये पढ़ना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुगल सैन्य प्रणाली। मुगल सैन्य प्रणाली, मुगल का मतलब होता है वही, क्या बोलते हैं, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। 1526 पानीपत प्रथम, इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। हराने की वजह थी वो युद्ध इन कारणों से भी प्रसिद्ध है कि जैसे 1526 ही पहला युद्ध था जिसमें जो है भारत की धरती पर आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग हुआ, यानी तोपों और मस्केटों यानी बंदूकों का प्रयोग हुआ था, इसलिए ये संग्राम प्रसिद्ध है 1526, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। और ये है मनसबदारी प्रथा, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था, बाबर के पोते ने। उसके बाद खानवा का संग्राम भी आपको इसमें पढ़ना है, जिसमें बाबर और जो है महाराणा सांगा के बीच में या राणा संग्राम सिंह के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। इन पानीपत और खानवा दोनों युद्धों में बाबर ने एक ही समरतंत्र का प्रयोग किया था, जिसे कहा जाता है तुलगमा। तुलगमा, चलिए इसको बाद में बेटा पढ़ाएंगे आपको, जब यहाँ पहुँचेंगे तब। चलिए उसके बाद हम आ जाता है मराठा सैन्य पद्धति। मराठा सैन्य पद्धति में हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी की युद्ध कला। मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी को ही माना जाता है, और शिवाजी की जो युद्ध कला थी वो गुरिल्ला युद्ध कला। गुरिल्ला युद्ध कला, गुरिल्ला युद्ध कला क्या है? छोटी सेनाओं द्वारा बड़ी सेनाओं से अगर लड़ना है तो गुरिल्ला युद्ध कला आपको अपनाना होगा, नहीं तो बड़ी सेनाएं जो हैं बिल्कुल पीस कर रख देंगी। क्योंकि मराठा सेना की, मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। उस समय इनका जो मुख्य टकराव था वो था औरंगजेब से, और औरंगजेब के पास जो है मुगल फहम मुगलिया का बिल्कुल जो है तक शक्ति सत्ता बहुत ही मजबूत था, अथाह समुद्र जैसी सेना थी उसके पास। तो ऐसी स्थिति में शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध का सहारा लेना पड़ा था। एक समय आ गया कि मराठा सेना जो है संपूर्ण जो है काफ़ी शक्तिशाली हो गई, जो संपूर्ण भारत के नंबर 1 की सेना हो गई, जब उसी के सहारे जो है मुगल साम्राज्य शाह आलम, बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह नहीं, मुगल साम्राज्य शाह आलम जो है मराठों के ही दम पर जो है वो दिल्ली पर राज करते थे। चलिए इसी में हमको पढ़ना है पानीपत का तृतीय संग्राम। ये जो है संग्राम हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, मराठों के बीच में और अफगान अहमद शाह अब्दाली के बीच, इसीलिए इसको जो है अफगान मराठा युद्ध भी कहा जाता है। अफगान मराठा युद्ध भी इसको कहा जाता है। इसमें जो है यह युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है कि पानीपत का जो तृतीय संग्राम था, इसी युद्ध के बाद 1761 में मराठा साम्राज्य लगभग जो है मराठा शक्ति का लगभग अंत हो गया, क्योंकि मराठों ने अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया था, गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग नहीं किया था, और जो है आमने सामने की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, और अहमद शाह अब्दाली ने इन सबको पराजित कर दिया था। अब ठीक है, और इस युद्ध में प्रमुख बात यही है कि इस युद्ध के बाद जो है मराठा शक्ति का अंत हो गया। उसके बाद सिख सैन्य पद्धति का उदय हुआ। औरंगजेब की ही नीतियों से जो है
सिख सैन्य पद्धति की स्थापना, सिख एक प्रकार से जो धार्मिक पंथ था इसे जो है सेनाओं में ढाला है, सैनिकों के रूप में ढाला गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, ठीक है बच्चों, गुरु गोविंद सिंह ने, जिन्होंने सिखों के लिए क्या केस, कड़ा, कंघा, कृपाण, कच्छ 5 चीज़ें रखना अनिवार्य कर दिया और पाहुल संस्कार एक जो है नया लागू किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने जो है सिखों को सैन्य प्रणाली में या सैन्य संगठन के रूप में इन्होंने परिवर्तित कर दिया। ठीक है बच्चों, इसमें जो है आपको पढ़ना है सोबराव का संग्राम 1846 में। सोबराव का संग्राम जो सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। ठीक है, सिखों और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। ये जो है युद्ध, इस संग्राम या युद्ध, संग्राम और युद्ध बेटा एक ही है, इतना समझ लीजिए। युद्ध कहें चाहे संग्राम कहें, दोनों एक ही है। संग्राम को भी युद्ध कहा जाता है, युद्ध को भी संग्राम कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें भारत चीन का संग्राम हो रहा है, चीन तो खैर भी संग्राम कर रहा है। चलिए, सोबराव का संग्राम जो है इसलिए महत्वपूर्ण है, इसी युद्ध में सिख शक्ति जो है अंग्रेज़ों के द्वारा पूरी जो है समाप्त कर दी गई। सिख शक्ति का जो है लगभग दमन हो गया। ठीक, चलिए अगला जो हम लोग पढ़ते हैं अब चतुर्थ यूनिट आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अंग्रेज़ों का राज्य। अंग्रेज़ों के राज्य में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ब्रिटिश कंपनी थी, जिसे महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए ये पूर्वी देशों से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो जो है व्यापार करने के लिए निकल पड़े वहाँ से। और जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग कई देशों में इन्हें अपना उपनिवेश बना के रखा। प्रारंभ में व्यापार करने के लिए आए, अब व्यापार करते करते ये जो है वहाँ की सत्ता पर भी काबिज हो गए। तो उस समय क्या स्थिति थी कि उनके साथ जो है जो सैनिकों को लाए थे व्यापार की सुरक्षा के लिए, कुछ सैनिक थे और बाकी सारे सैनिकों की भर्ती जो है उन्होंने भारत से की, भारत में आए थे, भारत से की। अब ये सारी चीज़ें आपको बाद में पढ़ाया जाएगा कि शुरुआत में मुग़ल दरबार में हाकिम से गया, उसने आदेश मांगा, धीरे धीरे पुर्तगाली पहले से ही आए थे, अब उनको लगा कि अंग्रेज़ यहाँ जम जाएंगे तो फिर उसने आदेश रद्द करवा दिया। ये सारी चीज़ें हम लोग बेटा बाद में पढ़ेंगे। बाकी इसमें हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो सैनिक थे उसके बारे में पढ़ेंगे, कितने कैसे सैनिक लेके आए थे, कैसे उन्होंने यहाँ भर्ती किया, तो उन्होंने उनको कैसी वर्दी प्रदान की, किस प्रकार प्रशिक्षण दिया, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 का विद्रोह जिसे हम लोग कहते हैं। 1857 का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे मंगल पांडे नामक एक ब्रिटिश सैनिक ने ही लागू किया था। ब्रिटिश सैनिक इसलिए कहा जाएगा कि था तो भारतीय सैनिक, पांडे। आप लोगों को मालूम है चर्बी लगे कारतूस, भारतीयों के साथ भेदभाव। ठीक है, ये सारी चीज़ें, चर्बी लगे कारतूस, भेदभाव, दुनिया भर की चीज़ें मिला के 1857 की क्रांति को जन्म दिए। इसमें हमको यही पढ़ना है कि कहाँ कहाँ किसने नेतृत्व किया था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे, नाना साहब कानपुर, बहुत सारी चीज़ें, कुंवर सिंह जगदीशपुर, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद देखिए 1857 की जब क्रांति हुई, जब विद्रोह हुआ, तो महारानी ने, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने जब ये सुना कि वहाँ पर भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया है, तो उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त कर दिया और अपने अधीन उन्होंने भारत की संपूर्ण सत्ता को ले लिया। तो उसको बोला जाता है ताज के अधीन या ब्रिटिश क्राउन के अधीन। क्राउन का मतलब होता है महारानी के अधीन या ब्रिटिश ताज के अधीन। तब सारी सत्ता की देखरेख, अभी तक जहां कंपनी जो है गवर्नर के माध्यम से अपने व्यापार को संचालित करती थी, वहीं अब संपूर्ण सत्ता जो है ब्रिटिश की महारानी ने वायसराय के माध्यम से संचालित करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो ताज के अधीन जो सशस्त्र सेनाएँ थी, इसमें जो ताज के अधीन भारतीय जो सैनिक थे या ब्रिटिश सैनिक थे, अब वो ब्रिटिश भारतीय सैनिक ही कहे जाएंगे, उनके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंसी सेनाएँ,
और सेना का भारतीयकरण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंसी सेनाओं में, जैसे राजा रानी, वहाँ के राजा की रानी की सेनाएं और उनके अधीन जो है कुछ विशेष प्रकार की सेनाएं, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ाएंगे बेटा तो इसमें आपको बताएंगे। और सेना का भारतीयकरण, ये तो आज़ादी के समय की बात है कि जब आज़ादी के समय की बात और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात। तो सेना का भारतीयकरण यानी ये मांग की गई कि सैनिकों का भारतीयकरण कीजिए और हमको आज़ादी दीजिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें मांग किया गया, अंग्रेज़ों ने माना भी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी शक्ति लगभग काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई थी। और जो है ब्रिटिश सत्ता में वहाँ पर सत्ता बदली हुई थी, जहाँ लेबर पार्टी की क्लेमेंट एटली की सरकार बनी और उसने जो है भारत को आज़ादी दे दी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध को जिताने में भारतीय सैनिकों ने अपार साहस और अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया हम लोगों का पाठ्यक्रम। चलिए अब हम लोग बाकी अब आगे से हम लोग क्लास प्रारंभ करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो।